बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी एंड द टॉपिक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम टेम्परेचर रिस्पॉन्स को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फेलोज। अच्छा, बेसिकली इट इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है कि टेम्परेचर रिस्पॉन्स, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब या पैथोजन एंटर होता है तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज द टेम्परेचर रिस्पॉन्स, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे फीवर का नाम भी देते हैं। और इसका दूसरा एक और नेम जो है वो पायरेक्सिया भी है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, फीवर और पायरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है या रेज कर जाता है। इसको हम फीवर या फिर पायरेक्सिया का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्वेजन, या फिर समटाइम्स ये बहुत बुरा भी साबित हो सकता है। यानी कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए, यानी कि आपकी बॉडी जो है या आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो ये डेथ भी कॉज कर सकता है। अच्छा, अब बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने का मकसद क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये माइक्रोबियल रेप्लिकेशन या माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे। अच्छा, होता क्या है कि जब कोई भी माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमें पता है कि हमने बात की है कि उधर फेगोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स फ़ौरन से पहुंच जाते हैं और उसको इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। सो जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब एंटर होता है तो जब वाइट ब्लड सेल्स उसको इनगल्फ करना शुरू करते हैं तो वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। उन केमिकल्स को हम पायरोजेंस का नाम देते हैं। और वो केमिकल्स जो है वो पैथोजन की बॉडी से भी निकलते हैं और वो वाइट ब्लड सेल्स यानी कि जो हमारे फेगोसाइटिक सेल्स हैं उनकी बॉडी से भी निकलते हैं। अच्छा, नो मैटर कि वो किस बॉडी से निकल रहे हैं, अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं कि वो केमिकल्स हैं और उन्हें हम पायरोजेंस का नाम देते हैं। तो पायरोजेंस को कुछ हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द इन्वेडेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं और उनको हम पायरोजेंस का नाम देते हैं। अब आगे से पायरोजेंस की दो टाइप्स होती हैं, इट मे बी द एंडोजेनस पायरोजेंस एंड इट मे बी द एक्सोजेनस पायरोजन। एक्सोजेनस नाम जाहिर कर रहा है कि इसका सोर्स जो होगा वो कोई आउटसाइड होगा। सो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जो पैथोजन एंटर हुआ है वो बाहर से यानी कि आउटसाइड सोर्स है, तो वो आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, तो उसकी बॉडी से जो केमिकल निकलते हैं उसको हम एक्सोजेनस पायरोजन का नाम देते हैं। और आपकी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जब वो इनगल्फ कर रहे होते हैं उनको, तो एज अ रिजल्ट जो केमिकल्स निकलते हैं उन्हें हम एंडोजेनस पायरोजन का नाम देते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे इंटरल्यूकिन की एग्जांपल आती है। आपको याद हो हमने पीछे भी बात की थी कि ये कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं, तो वही प्रोटीन्स यहाँ पे एंडोजेनस पायरोजन का काम कर रही हैं। अच्छा, अब इन पायरोजन्स का फायदा क्या होता है, ये पायरोजन जो है एक्शन ऑफ पायरोजन में हम जाते हैं, ये पायरोजन आपकी ब्रेन तक जाते हैं। और आपको पता है आपकी ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थर्मोस्टैट का नाम इसको देते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर है, यानी कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। अगर इंक्रीज हो गया तो उसको डिक्रीज करने का काम करता है, और अगर डिक्रीज हो गया तो उसको इंक्रीज करने का काम करता है। अगर तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर वो टेम्परेचर रेगुलेटर है तो फिर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो जाता है। सो बेसिकली हाइपोथैलेमस के अंदर जो है वो हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो जब ये पायरोजन आपके ब्रेन तक जाते हैं तो वो हाइपोथैलेमस के अंदर जाके जो हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं, उनके फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो उनके फंक्शन को स्टॉप करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, तो ये क्या करता है कि दीज पायरोजन कोज द टेम्परेचर सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी टू राइज। राइज मतलब इंक्रीज कर देगा एज अ रिजल्ट। अच्छा, अब इस इंक्रीज का फायदा क्या होता है, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो एज अ रिजल्ट वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो कंजर्व रहता है, यानी कि आउटसाइड जो है वो सराउंडिंग में नहीं जाता। इसके अलावा आपकी बॉडी में शिवरिंग होती है। शिवरिंग का मतलब आप कांप रहे होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब केमिकल रिएक्शंस इंक्रीज होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और आपको पता है केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में हीट भी प्रोड्यूस होती है। जो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं आपकी बॉडी में। सो कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑल द मैकेनिज्म ऑफ द रेजिंग बॉडी टेम्परेचर आर ब्रोट इनटू द प्ले। कौन कौन से मैकेनिज्म होने लग जाते हैं? हीट कंजर्वेशन। हीट कंजर्वेशन का मतलब है हीट आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलती बल्कि अंदर ही सारी की सारी रहती है, हीट कंजर्व रहती है। दूसरे लफ्जों में हम इसे वेजो कंस्ट्रिक्शन का नाम भी दे सकते हैं। एंड इंक्रीज द हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म किस तरीके से इंक्रीज होता है? या तो शिवरिंग होगी, या फिर दूसरे लफ्जों में हम शिवरिंग को भी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म का नाम ही दे।
ये तो हमने जनरल बात की। अब देखते हैं कि एंडोजिनस पायरोजन का क्या एक्शन है। एंडोजिनस पायरोजन का क्या मतलब है, अगर वाइट ब्लड सेल जो केमिकल रिलीज करते हैं जैसा कि इंटरल्यूकिन प्रोटीन वगैरह, तो वो जब आपके हाइपोथैलेमस तक जाती है तो उससे भी सेम मैकेनिज्म होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। सो कहते हैं एंडोजिनस पायरोजन सबसे पहले देखते हैं है क्या, तो कहते हैं कुछ सर्टन वाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, यानी कि जब कोई पैथोजन आएगा तो उसके नतीजे में वो क्या करते हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके नतीजे में वाइट ब्लड सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, रिलीज हार्मोन्स, जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंडोजिनस पायरोजन का नाम देते हैं। अब इनका भी वही होता है कि ये फर्दर इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। अब इस टेम्परेचर का फायदा क्या है, यानी कि हमारा मेन मकसद यहाँ पे क्या है कि जो पैथोजन या माइक्रोब वगैरह एंटर हुआ है उसको रोकना, ठीक है, उसको किल करना। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज से किस तरह से हम उसको रोक रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि हायर टेम्परेचर के ऊपर जो आपके फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं जो मैक्रोफेजेस या जो इनगल्फ करने वाले सेल हैं, उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एक तो ये फायदा हो गया, अगर उनकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो फौरन से जाके बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन है उसके ऊपर जाके अटैक कर देते हैं। अच्छा, और दूसरा फायदा क्या है टेम्परेचर के इंक्रीज होने का, आपकी अगर नॉर्मल टेम्परेचर आपकी बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अच्छा 37 डिग्री के ऊपर आपकी बॉडी में जो है ना वो आयरन की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है तो आयरन जो होता है वो आपके ब्लड से उसकी कंसंट्रेशन कम होने लग जाती है, वो आयरन जाके आपके लिवर के अंदर स्टोर होने लग जाता है। और जितने भी बैक्टीरिया या पैथोजन होते हैं वो आयरन की कम कंसंट्रेशन पे सरवाइव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। सो एक ये भी तरीका है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का। सो कहते हैं एंडोजिनस पायरोजन आल्सो कोज द अदर सेल्स टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन द ब्लड बिकॉज मैनी बैक्टीरिया रिक्वायर मोर आयरन टू रिप्रोड्यूस। दो फायदे हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक तो फीवर है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज किया जिसकी वजह से फैगोसाइटिक सेल की एक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, और दूसरा क्या हो गया, इसकी वजह से ब्लड के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। अब ये दोनों चीज़ें कलेक्टिवली क्या करती हैं कि जो भी माइक्रोब है उसकी रिप्रोडक्शन के रेट को स्लो डाउन कर देती हैं। सो इस तरीके से आपकी बॉडी टेम्परेचर रिस्पॉन्स के थ्रू माइक्रोबियल इन्वेजन के अगेंस्ट एक्ट करती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पूरा टॉपिक थर्ड लाइन